नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस के एक और बढ़िया सेशन में आप सभी का फिर से वेलकम। आज के जो हम स्टोरीज कवर अप करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे एमबेड फेज वन क्या है। ये फेज वन, इसको देखेंगे। फिर हम बात करेंगे महाराजा के ऊपर, एयर इंडिया। फिर हम बात करेंगे नोबेल पीस प्राइज 2021 और भी कुछ जो मतलब नोबेल प्राइजेस के जो विनर्स हैं उनके नाम थोड़े जानेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम वगैरह में आ जाता है। जैसे इस बार आप यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षा देखेंगे तो उसमें आपका पद्म अवार्ड्स या फिर आपके भारत रत्न अवार्ड्स इस पे आ गए थे, तो नोबेल पीस प्राइज पे भी क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं, तो इसको पूरा देखेंगे बढ़िया से। एंड फिर हम जानेंगे मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो आरबीआई की अक्टूबर महीने के लिए जो थी वो आ चुकी है। पहली कौन सी आई थी इस साल की अगर मैं बात करूं तो वो अप्रैल की में आई थी। उसके बाद हर 2 महीने पर रिलीज होती है, आपको मालूम होगा। फिर जून में आई, फिर उसके बाद फिर आपका आया अगस्त में, एंड देन फिर अक्टूबर की रिपोर्ट आ चुकी है। उस पे डिस्कस करेंगे। फिफ्थ हम बात करेंगे हाई एम्बिशन कोएलिशन के ऊपर। ये एक नया ग्रुप है, एचएससी ग्रुप। क्या है ये ग्रुप, कैसी ये बॉडी है, इसको जानेंगे। भारत ने इसको भी हाल फिलहाल ज्वाइन किया है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिक्स्थ हम बात करेंगे जेवैन गिबॉन के ऊपर पे। तो जेवैन गिबॉन जो है वो भारत में पाया नहीं जाता। भारत में कौन से गिबॉन पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं हुलॉक गिबॉन। ठीक। एंड फाइनली एमसीक्यूज हम देखेंगे, जो हम देख रहे थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के कुछ कुछ सवाल जो इस बार प्रीलिम्स की परीक्षा में आए हैं उनको कैसे टैकल करना है वो आप मेरे साथ सीखेंगे। क्लियर? तो बने रहिए दोस्तों लास्ट तक। सबसे पहली जो अपनी स्टोरी है जिसे हम कवर अप कर रहे हैं वो है एम्बेड फेज वन। क्या है एम्बेड? बेसिकली एम्बेड का यहाँ पे मतलब है मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच। इसका जो फेज वन है वो लॉन्च किया गया है। इसको लेके जो पूरा ढांचा है, फ्रेमवर्क है कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो किसने रिलीज की है? तो वो रिलीज की है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। राइट। जो शक्ति मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय है, उन्होंने इसको रिलीज किया है। क्लियर? इसमें कहा क्या जा रहा है कि अगर ये मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच है तो ये है क्या सर? बेसिकली क्या है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनकी जो पावर परचेजिंग जो कैपेसिटी है, या जो उनकी जो लागत लगती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में हमारी कॉस्ट तो लगती है ना, हम हर महीने बिजली बिल भरते ही हैं। तो वो कॉस्ट को 5% से कम करने की बात कही गई है इस फेज के अंदर में। किस फेज के अंदर में? तो मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच फेज वन के अंदर में। तो ये अपने आप में बहुत ही अहम कदम हो जाता है कि सरकार चाह रही है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी मार्केट से रिलेटेड जो ऑपरेशंस है उसको रिफॉर्म करे। और एक जो वननेस वाली जो बात है इस सरकार के अंदर में, वननेस वाली बहुत सारी बातें आती है। वननेस मतलब वन नेशन वन टैक्स, इस तरीके की। तो ये दिस इज कॉल्ड वननेस। तो वननेस में भी इन्होंने बोला है कि हम एक नेशन, एक ग्रिड, एक फ्रीक्वेंसी और एक प्राइस जैसा फ्रेमवर्क जो है बनाना चाहते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वन नेशन, वन ग्रिड, वन फ्रीक्वेंसी, वन प्राइस फ्रेमवर्क जो है वो इसमें इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। और ये सब कब से लागू हो जाएगा? तो 1 अप्रैल 2022 से इसका जो फेज वन है वो पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल फ्रेमवर्क आया है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जिसे रिलीज किया है। अब इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस रहेंगे? देखिए, इस तरीके के जो फेजेस आ रहे हैं इसमें आपके पास एक तो बहुत ही सस्ती बिजली हो जाएगी पूरे देश भर के अंदर में, क्योंकि वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी और वन प्राइस का अगर ये फ्रेमवर्क तय करते हैं तो सबसे पहली तो चीज ये होगी कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी की जो रिसोर्सेज हैं जहां से वो जनरेट की जा रहे हैं तो वो काफी सस्ते हो जाएंगे। उसके बाद ये एक विन विन सिचुएशन रहेगा किसके लिए? तो जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और जो जनरेट करती हैं, दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन रहेगा। और जो एंड कंज्यूमर्स हैं जैसे कि आप और मैं, उन पे भी थोड़ा बर्डन कम पड़ेगा, ऐसा इस फ्रेमवर्क में, इस पॉलिसी के अंदर में बोला जा रहा है। फिर इसके बाद इसको जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है 2021 की भारत की, उससे पूरा इसे अलाइन किया गया है। इसके जो मसौदे हैं इसको पूरा उसी के साथ अलाइन करके इसको जोड़ा गया है। अब उस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 में था क्या? तो इस पॉलिसी के तहत ये बोला गया था कि जितने भी छोटे अवधि के जो पावर मार्केट्स हैं उनको हम पूरी तरीके से 2024 तक पेनिट्रेट कर लेंगे, ताकि इलेक्ट्रिसिटी और सस्ती हो सके। तो जैसे इलेक्शंस का माहौल जब आता है तो फिर हर चुनावी पार्टी अपने अपने तौर से कुछ कुछ वेव ऑफ करती हैं। तो कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देता है, कोई किसानों के लोन माफ कर देता है, वगैरह वगैरह। तो ये उन सब चीजों में मतलब जो शॉर्ट टर्म पावर मार्केट्स हैं तो उनको ज्यादा पेनिट्रेट करने की बात की जा रही है। फिर आप देखेंगे 2024 के बाद अगर ये हो जाता है तो मैं आपको ये इम्पैक्ट बता रहा हूँ कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कि जो चुनावी मैनिफेस्टो होंगे ना उसमें ये सारी चीजें हट जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी अगर सस्ती हो ही गई, ढांचा एक ऐसा बना ही दिया कि इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो चुकी है, फिर कोई पार्टी क्या दावा करेगी? कोई चुनावी पार्टी क्या बोलेगी कि हम आपको बिजली सस्ती, अरे ऑलरेडी सस्ती है भाई और कितने सस्ती दोगे? तो ये एक इसका बहुत ही मेजर सिग्निफिकेंस रहेगा एमबेड फेज वन का। तो देखना है
पॉलिसी अच्छी है, लेकिन वही इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम हर बार रही है सरकार के साथ। किस तरीके से वो इसे इम्प्लीमेंट करती है वो हम देखेंगे, राइट। और साथ ही साथ इसके पहले पावर सेक्टर के लिए कुछ सरकार ने साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस वगैरह भी निकाली थी, तो वो सब कुछ इसी फेज 1 के अंदर में इसको अलाइन किया गया है। सो दिस इज द एम्बेड फेज 1। आई होप ये क्लियर होगा आपको। पहली स्टोरी हमने कवर अप कर ली है। चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है महाराजा की तरफ से, यानी एयर इंडिया। तो सरकार ने टेलेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की जो पूरी तरीके से एक सब्सिडरी कंपनी है, उसको मतलब अप्रूव कर दिया है कि हम डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। और कितना डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 100% शेयर होल्डिंग जो है हम दे रहे हैं टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड को, राइट। अब ये डिसइन्वेस्टमेंट के पीछे का कारण क्या था, क्यों मतलब महाराजा को टाटा को दे दिया गया। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसे एक उम्मीद से दिया गया। यहाँ पे एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, एयर इंडिया है। इस उम्मीद से इसे दिया गया कि अगर हम इसे प्राइवेट सेक्टर में देंगे तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इसके जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो काफी सही हो जाएंगे, सर्विसेज काफी सुधार दी जाएंगी। जो अलग अलग तरीके की सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि वाईफाई की सर्विसेज भी आजकल प्लेन वगैरह में मिल रही हैं, तो वो सब इसमें मुहैया कराई जाएगी। तो बेसिकली जो इसकी एफिशिएंसी और जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है वो बेहतर हो जाएगा। इस वजह से इसको प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है। साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल करियर बनेगा पूरे भारत में। और जो बड़े बड़े जो एयरपोर्ट्स है, चाहे जैसे कि दिल्ली हो गए, हैदराबाद हो गई, मुंबई हो गई, ऐसे बड़े बड़े जो एयरपोर्ट्स है वहां पर इनको बूस्ट मिलेगा कि वापस फिर से जो एयर इंडिया है वो कुछ टूरिस्ट डॉलर को अट्रैक्ट कर सके। और काफी मतलब एक बढ़िया फॉरेन कैरियर्स को लेके, जो फॉरेन कैरियर्स हैं उनको लेके काफी जो है इम्फेसाइज इसमें किया गया है, बताया गया है कि मतलब सरकार की तरफ से कि हमने इस वजह से इसको किया। दूसरी बात कि अगर एयर इंडिया में एक मतलब फायदे में दिखती है, क्योंकि बहुत घाटे में ही चल रही थी, वो कर्जा वगैरह सब आंकड़े में आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, राइट। तो अगर ये सक्सेसफुल टर्न अराउंड एयर इंडिया लेती है तो इससे भारत की इकोनॉमी पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, राइट। जो एविएशन सेक्टर है, जिसे अपने आप में एक बूस्टिंग सेक्टर कहा जाता है, वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देगा इकोनॉमी के ऊपर में। तो काफी मतलब ओवरऑल जो है काफी बढ़िया। ऊपर से फिर सरकार के ऊपर एयर इंडिया को लेकर काफी प्रेशर था कि किस तरीके से इसकी रिकवरी की जाए, इकोनॉमिक रिकवरी। रिकवरी का मतलब मैं यहाँ पर इकोनॉमिक रिकवरी से कह रहा हूँ। तो किस तरीके से इकोनॉमिक रिकवरी एयर इंडिया की जाए, सरकार पे इसका पूरा प्रेशर था। और फिर सरकार पे ये भी प्रेशर था क्योंकि कोरोना वायरस वगैरह आ चुका था, तो सरकार को कहीं ना कहीं अपने एक्सपेंडिचर को हेल्थ सेक्टर की तरफ लगाना था। अब वो अगर हेल्थ सेक्टर की तरफ लगाए, एजुकेशन की तरफ लगाए, तो एयर इंडिया की तरफ ध्यान कैसे दिया जाए, तो वो ध्यान नहीं दे पा रही थी। दैट्स वाई ये सारे जो है डिसइन्वेस्ट, इन सारे पॉइंट्स की वजह से ये डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। ये पॉइंट क्लियर है आपको। अब डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है, विनिवेश इसे हिंदी में कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो भी सरकार कोई अगर एसेट ऑन करती है, अगर उसका वो सेल कर दे, उसकी लिक्विडेशन कर दे, राइट, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। सरकार ऐसा क्यों करती है, सरकार जो है अपना जो राजकोषीय जो घाटा है उसे कम करना चाहती है, जो फिस्कल बर्डन जो एक्सचेकर पे पड़ रहा है उसको रिड्यूस करना चाहती है, अपने कुछ और जरूरतों के लिए, कुछ और जो मतलब दूसरे जो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, उसको ब्रिज करने के लिए या फिर उसमें एक मनी रेस करने के लिए वो इस तरीके के डिसइन्वेस्टमेंट को करती है। क्लियर। अब इसके भी कुछ तरीके होते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से अगर आप कर देंगे, जैसे 100% इक्विटी यहाँ पे लिखा गया है, तो अगर पूरी तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश आप करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। एक होता है सामरिक विनिवेश, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, ऑनरशिप का ट्रांसफर होता है, लेकिन जो कंट्रोल है वो पब्लिक सेक्टर एंटिटी के पास ही रहती है, राइट। समझ में आई बात आपको कि ऑनरशिप का कंट्रोल दे दिया गया है, और लेकिन जो कंट्रोल है एक तरीके से, ऑनरशिप पूरी दूसरे को दे दी गई है, कंट्रोल जो है वो पब्लिक सेक्टर पे रहता है। या फिर इसका उल्टा भी होता है कि ऑनरशिप सरकार दे देती है, ऑनरशिप रख लेती है, और कंट्रोल जो है वो प्राइवेट एंटिटी को दे देती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्राइवेट एंटिटी को दे देती है। तो इस तरीके की जो डिसइन्वेस्टमेंट होती है इसे स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसके लिए कौन सी डिपार्टमेंट जिम्मेदार होती है, दैट इज दीपम। ये दीपम का फुल फॉर्म वगैरह आप याद रखेगा, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दिस इज दीपम। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर नहीं आता। ऑप्शन में एमसीआई भी होगा, ध्यान रखना है आपको। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी होगा, उसके अंदर भी नहीं आता। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अंदर में दीपम आता है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि नोडल डिपार्टमेंट है और इस तरीके के जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसको अंजाम देने में काम करता है। क्लियर है। थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चलते हैं। टाटा इन द स्काई, टाटा स्काई की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, राइट, जस्ट जोकिंग। 1932 में मतलब इनॉग्रल हुआ था इनका, कराची से बॉम्बे की तरफ जेआरडी टाटा के जो पायलट्स है, टाटा एयरलाइंस के नाम से थी। उसके बाद
1946 में टाटा एयरलाइंस जो है वो पब्लिक कंपनी बनी और इनका नाम क्या कर दिया गया, इनका नाम एयर इंडिया लिमिटेड किया गया। 1948 में सरकार ने इसके 49% स्टेक जो है वो एक्वायर कर लिए और 1953 तक आते आते महज 5 साल के अंदर में सरकार ने एयर इंडिया को पूरी तरीके से नेशनलाइज कर दिया और अपने अंदर ले लिया। राइट, 2007 में आने के बाद एयर इंडिया को इंडियन एयरलाइंस के साथ मर्ज कर दिया गया और सिर्फ डोमेस्टिक रूट के लिए चलाया गया। दैट्स वाई आप यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे फॉरेन करियर्स की यहाँ पे बात की गई है। राइट, तो क्योंकि पहले ये सिर्फ डोमेस्टिक रूट्स पे ही थे। अब फिर 2012 आते आते सरकार ने अप्रूव किया कि एयर इंडिया को 30,000 करोड़ का हम बेल आउट देंगे और 67,000 करोड़ का तो ये ऑलरेडी डेट में था ही एयर इंडिया। तो काफी मुश्किल हो रही थी। फिर मोदी गवर्नमेंट आई 2014 के अंदर में, मई 2018 तक उन्होंने इसको काफी मतलब झेला, काफी मतलब कोशिश की इसकी इकोनॉमिक रिकवरी की, लेकिन नहीं हो पा रही थी। तो पहला अटेम्प्ट जो इसको सेल करने का कि हम 76% बाय स्टेक से एयर इंडिया का देंगे, 76% एक प्राइवेट एंटिटी को, 24% रहेगी सरकार के पास, लेकिन कोई भी बिडर उस वक्त आया नहीं। फिर जनवरी 2020 में एक दूसरा अटेम्प्ट लाया गया कि सरकार ने बोला कि इस बार हम 100% दे रहे हैं यार, कोई आओ और ले जाओ। और अक्टूबर 2020 तक आते आते टाटा सन्स की जो सब्सिडरी कंपनी है टेलेस प्राइवेट लिमिटेड, वो इसमें विनिंग बिडर रही। तो ये थोड़ा सा पूरा हिस्टोरिकल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से टाटा की पूरी जर्नी रही है और एयर इंडिया की पूरी जर्नी रही है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगली स्टोरी पे आते हैं। थर्ड स्टोरी हमारी आज की, नोबेल पीस प्राइज 2021। तो नोबेल पीस प्राइज जो है 2021 का किसको मिला है, तो दो जर्नलिस्ट को मिला है। एक है मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की हैं और दूसरे हैं दिमित्री मुरातोव जो कि रशिया के हैं। राइट, जर्नलिस्ट है, जर्नलिज्म आप जानते हैं द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो तो इन्होंने मतलब जो नोबेल पीस प्राइज इनको मिला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सेफगार्ड करने के लिए मिला है। मारिया रेसा के ऊपर अगर हम थोड़ा सा बात करें तो ये एक इन्वेस्टिगेटिव काइंड ऑफ जर्नलिज्म में इन्वॉल्व रहती हैं, जिसमें मतलब छानबीन करनी हो, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करनी हो। तो इन्होंने एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है फिलीपींस का जिसका नाम है रेपलर, उसकी ये को फाउंडर है, जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए काफी जाना जाता है, अभी भी उसकी हेड है। और वहां की जो सरकार है, फिलीपींस की जो सरकार है, उसकी क्रिटिक्स में हमेशा रही है ये। राइट, तो मतलब सवाल पूछना, एक मतलब एक बढ़िया तार्किक आलोचना करना, क्योंकि आलोचना और बुराई में फर्क होता है दोस्तों, आलोचना इज डिफरेंट एंड बुराई इज डिफरेंट। राइट, तो एक आलोचना करना, एक तार्किक आलोचना करना वहां की सरकार की पॉलिसीज और उनकी मैनेजमेंट और उनकी सब चीजों को देखते हुए। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, किताबों का नाम आप ध्यान रखिएगा, हाल फिलहाल एग्जाम में आ भी सकता है। पहली इनकी किताब है सीड्स ऑफ टेरर एंड आई विटनेस अकाउंट ऑफ अलकायदाज न्यूएस्ट सेंटर, और दूसरी है फ्रॉम बिन लादेन टू फेसबुक 10 years ऑफ एबडक्शन 10 years ऑफ टेररिज्म। तो ये दो किताबें इन्होंने लिखी हुई हैं। दूसरे हैं हमारे पास दिमित्री मुरातोव जो कि रशिया से हैं। रशिया में अपने आप ही एक चैलेंजिंग कंडीशंस वहां पर हैं, उसके खिलाफ ये खड़े हुए हैं। बेसिकली इन्होंने एक न्यूज़पेपर 1993 में स्टार्ट किया था जिस न्यूज़पेपर का नाम था नोवाया गैजेटा। राइट, ये उसके एडिटर इन चीफ रहे 1995 के बाद से, और जब से ये न्यूज़पेपर चालू हुआ इनके 6 कलीग्स को मार दिया गया। राइट, हमेशा इनको मतलब थ्रेट, वायलेंस, मर्डर, इन सब चीजों के जो है मतलब धमकियां वगैरह ये सब आती रहती थी। मतलब अब सरकार से कह लीजिए या फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन ये भी वहां के क्रिटिक्स रहे। ये हमेशा देखा गया है कि जो रूल करता है और जो रूल नहीं करता है, अगर आप कुछ भी रूलिंग लोगों के खिलाफ अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो आप पे थोड़ी सी प्रतिक्रिया तो वापस आपको मिलेगी। समरी यह है कि फ्री एंड इंडिपेंडेंट फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म सर्व्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ पावर, लाइज एंड वॉर प्रोपेगेंडा। Without freedom of expression and freedom of the press, it will be difficult to successfully promote fraternity between the nations, disarmament and a better world order to succeed in our time। तो ये एक छोटी सी समरी जो है मैंने अपनी तरफ से लिखी है कि क्या ये नोबेल पीस प्राइज के जो विनर्स है, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड आप देखेंगे तो बहुत ही चैलेंजिंग कंडीशन से निकल के ये आए हैं। जैसे कि कैलाश सत्यार्थी का आप देखेंगे तो वो भी बहुत ही चैलेंजिंग कंडीशन से निकल के आए थे। राइट, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कुछ पिक्स। ये है मारिया रेशा फिलीपींस की और ये है दिमित्री मुरातोव रशिया से। आप अगर यहाँ पे जानेंगे तो इकोनॉमी में जो मतलब मिला है जिनको, एक है डेविड कार्ड और एक है जोशुआ डी एंग्रिस्ट, गीडो डब्ल्यू इम्बेंस। बेसिकली इनको लेबर इकोनॉमिक्स और कैजुअल रिलेशनशिप्स के लिए इकोनॉमी में इनको मिला हुआ है नोबेल प्राइज। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में अगर हम देखें तो डेविड जूलियस है और आडम पेटापोशियन है। इनको डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच के लिए मेडिसिन में मिला है। नाम वगैरह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिजिक्स में आप बात करेंगे तो सिक्यूरो मनाबे, क्लॉस हेजलमैन और गियोर्गियो पेरिसी, इनको मिला है। दिस इज नोबेल प्राइज विनर्स इन फिजिक्स। क्लियर? थोड़ा बहुत जो छोटी छोटी परीक्षाएं हैं जैसे स्टेट सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं आ रही हैं, अभी हाल फिलहाल यूपी का होने वाला है, फिर बिहार का भी है, राजस्थान का भी है, मध्य प्रदेश की भी आ रही है।
तो उसमें ये आपसे नाम वगैरह पूछे जा सकते हैं। हालांकि एक ब्रीफ डिस्कशन हम पूरे नोबेल प्राइज की जो पूरी मतलब नोबेल प्राइज की जो पूरी हिस्ट्री है उसको हम डिस्कस करेंगे फिर कभी अपने किसी और सेशन में। आगे मूव करते हैं और बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के ऊपर। आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो है अक्टूबर महीने के लिए जारी कर दी है। आपको मालूम है ये रिपोर्ट जो है मतलब हर 2 महीने बाद आती है और 3 दिन तक इसमें बैठक चलती है। 3 दिन तक 6 लोग बैठते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। 6 लोग कौन कौन होते हैं? 3 लोग तो होते हैं आरबीआई की तरफ से इंक्लूडिंग गवर्नर, और 3 लोग होते हैं सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, और वो पूरा मतलब पॉलिसी वगैरह तय करते हैं। तो होता क्या है, तो बेसिकली ये लोग इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। इन्फ्लेशन को मेजर की क्या करते हैं, यानी महंगाई। तो महंगाई की इनकी एक रेंज है कि 2% से 6% के बीच में, लोअर लिमिट 2%, अपर लिमिट 6%, इसके बीच में रहनी चाहिए। तो मीन अगर हम इसका पकड़े तो 4% हो जाता है। तो 4% के आसपास जो है महंगाई अगर आपकी सही रहेगी तो फिर सब कुछ सही रहेगा। फिर ये कुछ मतलब चेंजेस वहां पे देखने को मिलते हैं। ग्रोथ अगर जैसी होता है तो रेपो रेट वगैरह पे भी मतलब फर्क उसका आता है। लेकिन लगातार आठवीं बार का मतलब है कि अगर आप इसे 2-2 महीने से अगर मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगातार 16, पिछले 16 महीने से, तो पिछले 16 महीने से आप देखेंगे कि आरबीआई ने अपनी पॉलिसी रेट को पूरी तरीके से अनचेंज किया हुआ है। और आरबीआई ने बोला है अपने रिलीज में, प्रेस रिलीज में, कि वो एक अकोमोडेटिव स्टांस जो है यहाँ पे ले रही है। अकोमोडेटिव स्टांस को आप कह सकते हैं कि एडजस्ट कर रहे हैं। हम रिकवरी की उम्मीद में हैं, जैसी रिकवरी ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर हमें दिखेगी तो हम जो है फिर उस हिसाब से फिर हम इसको चेंज करेंगे। तो रेपो रेट जो है वो 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, कम हमेशा कम ही होता है रेपो रेट से। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25% होता है और बैंक रेट जो है वो मार्जिनल एमएसएफ के बराबर ही होता है। साथ ही साथ आरबीआई ने जो जीडीपी ग्रोथ है इस साल के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो भी बताया है। और उन्होंने बोला है कि 9.5% जो है हमारी उम्मीद है कि 9.5% तक रहेगी। वैसे नवंबर के एंड में जाके कुछ आंकड़े खुलेंगे तो पता चलेगा। हाल फिलहाल फर्स्ट क्वार्टर में आपने न्यूज सुना था कि इस बार का 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में 20% की ग्रोथ आई है, ऐसा आपने सुना होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, न्यूज़पेपर्स में और न्यूज चैनल्स के ऊपर में। राइट, कि 9.5 कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, 20% की ग्रोथ रेट फर्स्ट क्वार्टर में देखी गई है, ये आपने सुना होगा। साथ ही साथ जी सैप एक ऑपरेशन होता है, आप इसे आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशन कह सकते हैं। तो उन्होंने इसको बंद करने की बात कही है। बंद करने की बात क्यों कही है, थोड़ा सा समझा देता हूँ जीसैप को ब्रीफ में मैं। जीसैप में क्या होगा कि आरबीआई मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए बॉन्ड खरीदेगी। राइट, अब उन्होंने बहुत सारे बॉन्ड्स खरीद लिए और पैसा जो है मार्केट में दे दिया। तो कितने के बॉन्ड खरीद लिए, तो लगभग लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपीस का, बहुत ज्यादा अमाउंट है ये। 2.2 लाख रुपीस का जो है, करोड़ रुपीस का जो है बॉन्ड उन्होंने परचेज किया। और इतना अमाउंट जो है वो, इतनी लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में आ गई। इसी को कहते हैं लिक्विडिटी ओवरहैंग, यानी एक्सेस लिक्विडिटी। राइट, तो आरबीआई कह रहा है कि अब बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में हो चुकी है। साथ ही साथ उधार लेने वाले लोग ज्यादा है नहीं। ग्रोथ रिकवरी हम देखना मतलब पूरी तरीके से ट्रैक पे इकोनॉमी आई नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर शटिंग डाउन दिस जीसेप। राइट, ये इनका आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत ये आता है। लेकिन जो दूसरे इनके ऑपरेशन है, जैसे आपका एलटीआरओ हो गया या फिर आपके ट्विस्ट ऑपरेशन हो गए, इसे वो कंटिन्यू ही रखेंगे, ऐसा उन्होंने इस रिपोर्ट में बोला है। हम पर्टिकुलरली अक्टूबर की रिपोर्ट पे ही चर्चा कर रहे हैं। बाद में फिर कभी हम पूरा आराम से देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में किस तरीके से तय होता है और ये रेट से महंगाई का, डिमांड का, सप्लाई का क्या क्या कनेक्शन है। बिल्कुल मतलब एकदम पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने मैं खोल के रख दूंगा, लेकिन फिर कभी किसी और सेशन में। अभी थोड़ी समय की भारी कमी है, तो थोड़ा फिलहाल हम जो जान ले फटाफट कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो आरबीआई ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करती है। इसमें 6 मेंबर मैंने आपको बता ही दिया। ये कैसी बॉडी है दोस्तों, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आती है। इनका काम क्या होता है कि प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना। देखिए, महंगाई नहीं है तो दिक्कत है, महंगाई ज्यादा हो जाएगी, डबल डिजिट में आ जाएगी तो अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट, तो ये बैलेंस रखना जो है इनको बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और माइंड में एक ही चीज होती है कि ग्रोथ ग्रोथ को इनको देखना होता है। इट डिटरमाइंस द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, जिसे रेपो रेट कहते हैं, रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 4%। ये मैंने आपको बता ही दिया, 2% से 6%, और इसका मीन अगर आप पकड़ेंगे तो 4% का रहता है। राइट, एंड लीवे ऑफ 2% ऑन इधर साइड, मतलब 2% इधर 2% इधर हिल सकता है। राइट, इसके जो मतलब कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो वो आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं। 3 मेंबर आरबीआई से होते हैं, 3 सरकार की तरफ से होते हैं। तो ये है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आरबीआई की। अब छोटा सा सवाल मैं आपके लिए पूछ लेता हूँ कि जो हम महंगाई मापते हैं, क्या वो डब्ल्यूपीआई बेस्ड होता है या सीपीआई बेस्ड होता है? राइट,
ये आपका छोटा सा सवाल है और कमेंट थ्रेड में आपका स्वागत है, बिल्कुल आप पार्टिसिपेट कीजिए अच्छे से। हम अगली स्टोरी की तरफ आते हैं, हाई एम्बिशन कोएलिशन। तो हाल फिलहाल भारत ने इसको ज्वाइन किया है और ब्रिक्स की तरफ से भारत पहला देश बना है एचएसी को ज्वाइन करने वाला। अब एचएसी है क्या और किस चीज में डील करता है? तो एचएसी एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है जो कि नेचर को हील करना, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीजों पे, स्पीसीज जो बहुत सारी लॉस हो रही हैं, इन चीजों में वो डील करता है। तो एक उनको बचाना, उनके लिए पूरी प्लानिंग करना, इकोनॉमिक सिक्योरिटी जनरेट करना, वो सब चीजें जो है इस हाई एम्बिशन कोएलिशन बॉडी के अंदर में की जाती है। इसे 2019 में ही लॉन्च किया गया था बाय कोस्टा रिका, फ्रांस और ब्रिटेन। तो इसे को चेयर किया जाता है बाय कोस्टा रिका और फ्रांस, और इसका जो ओशियन को चेयर यानी जो ओशियन वाला जो पैरामीटर है वो यूके इसको चेयर करता है, मतलब यूके उसकी प्रेसिडेंटशिप लेता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट एटलीस्ट 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशियन बाय 2030। राइट, तो 30 × 30 का इनका टारगेट है, यानी 2030 तक 30% जो वर्ल्ड्स लैंड और ओशियन है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, हैबिटाट लॉस ना हो। तो इसमें ये लोग यूज करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट। सर्कुलर इकोनॉमी हमने पिछले सेशन में बात की थी कि 3R पे डिपेंड होता है। राइट, 3R क्या है ये आप मुझे बताइए कमेंट थ्रेड में। एंड स्ट्राइव्स फॉर द सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द नेचर। It has more than 70 countries which are a mix of countries in the global north and south, European, Latin American, African, Asian nation among the members। तो भारत भी अब इसका एक मेंबर जो है वो बन चुका है, हाल फिलहाल इसको ज्वाइन किया गया है। राइट, 70 मेंबर्स इसके हैं, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और क्या करता है और किस तरीके की बॉडी है? तो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अपनी फाइनल स्टोरी पे हम आते हैं, और ये है जेवैन गिबॉन, इनको हाई बोल देते हैं। इनको सिल्वरी गिबॉन भी कहा जाता है क्योंकि सिल्वर रंग में आप देख रहे हैं इन्हें। और जेवैन गिबॉन है, ये एक तरीके के प्राइमेट है और ज्यादातर ये ग्रुप में मतलब चलते हैं, यानी बेसिकली 2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, अकेले नहीं रहेंगे। और ये एंडेमिक है कहाँ के? इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया का जो आइलैंड है जावा, वहाँ के ये एंडेमिक है। तो पहले क्या था कि 4000 जेवॉन ही बचे थे, तो इन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में रखा गया था 2004 में। फिर धीरे धीरे इनकी रिकवरी हुई, इनके नंबर्स बढ़े, तो फिर इन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड से हटा के एंडेंजर्ड की लिस्ट में ला दिया गया। अभी हाल फिलहाल फिर दोबारा आईयूसीएन ने बोला है कि इनकी पॉपुलेशन वापस फिर से डिक्रीज हो रही है, जो कि एक फिर से चिंता का विषय बन गया है। जेवैन गिबॉन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? जावा इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। भारत में कौन से गिबॉन पाए जाते हैं? भारत में हुलॉक गिबॉन जो है वो पाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आईयूसीएन इनका स्टेटस एंडेंजर्ड है, साइट्स अपेंडिक्स 1 के अंदर में आते हैं। इंडोनेशिया इज टेकिंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द हैबिटेट ऑफ जेवन गिबॉन। इनका अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो हाइलोबेट्स मोलोच, हाइलोबेट्स मोलोच इन्हें कहा जाता है, विच इज एंडेंजर्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन इंक्रोचमेंट। और इनकी हंटिंग वगैरह भी की जाती है और इनका ट्रेड वगैरह भी पेट वगैरह के लिए किया जाने लगा है। तो ये सब चीजें हैं जेवन गिबॉन से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा, आईयूसीएन स्टेटस वगैरह थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहाँ पे ये है, किस तरीके के हैं, प्राइमेट है कि क्या है? तो प्राइमेट है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे एमसीक्यूज पे हम वापस लौट के आते हैं। तो हमारा जो एमसीक्यूज है, पहला एमसीक्यू आप देखेंगे, ये इस बार की यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया सवाल था दोस्तों, कि हिस्टोरिकल प्लेस और हमें वेल नोन, इनको हमें मैच करना था। किनको मैच करना था? हिस्टोरिकल प्लेस और वेल नोन को। तो आप इसमें देखेंगे तो पहला है बुरजोम रॉक कट श्राइन्स, दूसरा है चंद्र केतुगढ़ टेराकोटा, और तीसरा है गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट्स। राइट, तो एनसीईआरटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वगैरह में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। जैसे बुरजोम की अगर हम बात करें तो बुरजोम जो है वो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, और ये रॉक कट श्राइन्स नहीं है, दीज आर रॉक कट बुरियल पिट्स। तो ये रॉक कट बुरियल पिट्स हैं। तो पहला तो जो ऑप्शन है वो नहीं हो सकता है। राइट, वो तो गलत हो गया ना, क्योंकि हमें करेक्टली मैच बताना है। तो ए और बी तो हट गया। अब सी और डी में हमें कंफ्यूजन है। गणेश्वर जो है वो कॉपर माइनिंग एरिया है जो खेतड़ी में आता है, खेतड़ी जगह में कॉपर माइनिंग एरिया है, तो कॉपर आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। तो तीसरा बिल्कुल सही है। तीसरा सही है, तो मतलब तीसरे को तो वैसे चेक भी नहीं करना था, अगर आप देखेंगे सी और डी में तो तीसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। और दूसरा जो है एक फैक्चुअल सवाल ही है, चंद्र केतुगढ़ टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस है। सो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ये है ऑप्शन डी। तो दूसरा इसका जो है वो सही है। तो एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चंस में मैं इसे हालांकि काउंट करूंगा, क्योंकि लास्ट में आके आपके ऑप्शंस भी एलिमिनेट नहीं हो पा रहे थे। क्लियर? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये सब थोड़ा ध्यान रखिए कीजिएगा कि करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है। पहला जो स्टेटमेंट है,
It was during the reign of Iltutmish that Genghis Khan reached the Indus in the pursuit of fugitive Khwarezm prince. दूसरा, it was during the reign of Muhammad bin Tughlaq that Tamur occupied Multan and crossed Indus. Third, it was during the reign of Devaraya II of Vijayanagar Empire that Vasco da Gama reached the coast of Kerala. अब इसमें इसको क्रैक करने का एक ही तरीका है कि अगर आपको मतलब ईयर वगैरह अगर आपको मालूम है तो आप इसके बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि जो देवराय टू यानी विजयनगर एम्पायर, ये जो ईयर था, ये गोल्डन ईयर माना जाता है, तो ये 1422 से 1447 तक था, राइट। और वास्को डिगामा कब पहुंचे? वास्को डिगामा पहुंचे 1497 में। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना, ये तो मैच ही नहीं हो रहा ये ईयर यहाँ पर, तो तीसरा गलत हो गया। तीसरा गलत हो गया तो आपका सी और डी गलत हो गया। अब आपको वन को चेक करने की जरूरत नहीं है, वन ऑटोमेटिक करेक्ट है, तो वन को तो हम चेक नहीं कर रहे। दूसरे को हम चेक कर लेते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का अगर आप वर्ष काल जानेंगे, यानी जो उनका जो मतलब रेन टाइम पीरियड आप उनका देखेंगे, तो वो था 1325 से 1351। दैट तैमूर, और तैमूर जो भारत में आए थे वो आए थे 1397 में। तो आगे ने फिर से मैच नहीं कर रहा, तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है? दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वन ओनली। क्लियर? तो इस सवाल को क्रैक करने का एक ही तरीका था कि अगर आपको टाइम पीरियड याद है, टाइमलाइन अगर आपको याद है, तो आप इसे बड़े प्यार से क्रैक कर लेंगे, राइट। और टाइमलाइन वगैरह एनसीईआरटीज में हिस्ट्री पढ़ते वक्त जो है वो याद हो ही जाती है, रखनी पड़ती है। तो अगेन मैं कहूंगा कि मीडियम मीडियोकर लेवल का क्वेश्चन था, डिफिकल्ट भी नहीं था, इजी भी नहीं था, एंड डुएबल था। तीसरे सवाल पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये भी अगेन मतलब इट इज अ वेरी टफ क्वेश्चन। सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द जीसुइट ऑर्डर। हमें सही स्टेटमेंट बताना है दोस्तों। दूसरा है सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड अ चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। तीसरा है द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर, राइट। अब ये नाम वगैरह तो आप देखेंगे तो वहां पर गोवा में तो ये फेमस है ही, सेंट फ्रांसिस जेवियर, लेकिन ये गोवा में इनकी डेथ नहीं हुई थी। इनकी डेथ कहाँ हुई थी? इनकी डेथ हुई थी चाइना में, राइट। सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन चाइना एंड द चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर, राइट। सो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, सेकंड गलत है। तो एलिमिनेशन टेक्निक आप लगाएंगे तो ए, बी और डी तीनों उड़ गए। तो सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है ऑप्शन सी। तो सेकंड स्टेटमेंट आपको मालूम होना चाहिए था कि सेंट फ्रांसिस जेवियर कहाँ, उनकी डेथ कहाँ हुई। अगेन अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन एंड अ वेरी टफ क्वेश्चन। अगर आपको इसका कोई अंदाजा नहीं था तो मैं आपको यही एडवाइस करता कि आप इसे छोड़ देते, आप इसे स्किप कर देते तो आपके लिए बेहतर होता। क्लियर? तो आज के 3 सवाल हमने प्रैक्टिस किए। कैसा लग रहा है आपको सेशन? जरूर बताइएगा। और इससे भी मजेदार सेशन आपको एंजॉय करना है तो आइए पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज में। एनरिच कंटेंट है, रेगुलर स्टडी है, बिल्कुल मजा आएगा आपको। आइडियल फॉर प्रोफेशनल, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, एमबीएस एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। साथ ही साथ बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज आपके लिए बनाए गए हैं। सिविल तपस्या का पोर्टल है, इसका पूरी तरीके से लाभ उठाएं। हम वापस फिर से मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।